3 मई 2013 को सुबह सुबह का अखबार आता है और अखबार के पहले ही पन्ने पर एक खबर आती है और ये खबर पूरे देश को झकझोर कर रख देती है। एक 23 साल की लड़की जो अपनी आंखों में कई सारे सपने लेकर अपने घर से एक सफ़र पर निकलती है, लेकिन बीच में ही उसके साथ एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना हो जाती है जो उसके इस सफ़र को उसकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र बना देती है और उसके सारे सपनों को चकनाचूर करके रख देती है। इस कहानी को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। मेरा वादा है आपसे कि इस कहानी को सुनने के बाद कुछ वक्त के लिए आप भी भावुक जरूर हो उठेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और स्वागत है आपका क्राइम एक्सपोज की एक और सच्ची दिल दहला देने वाली कहानी में। उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे। ये कहानी है दिल्ली में रहने वाली एक 23 साल की लड़की प्रीति राठी की। पढ़ने में बेहद ही होशियार और मेहनती लड़की, और इसी मेहनत के दम पर प्रीति एयरफोर्स की एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करती है और आखिर में मुंबई के एक एयरफोर्स के हॉस्पिटल में बतौर नर्स के लिए प्रीति की नौकरी भी लग जाती है। इस खबर के बाद प्रीति की खुशियों का ठिकाना नहीं था। साथ ही साथ परिवार के भी सभी लोग बेहद ही खुश थे। कुछ दिन में ज्वाइनिंग लेटर आता है और उसमें 13 मई को प्रीति से ज्वाइन करने को कहा जाता है। बस फिर क्या था, प्रीति लग जाती है पूरी तैयारियों में और निकल पड़ती है अपनी ड्रीम जॉब को करने के लिए मुंबई जैसे शहर की ओर। और दोस्तों, यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। 1 मई 2013 दिन के करीब 3:40 का वक्त हो रहा था और दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन दिल्ली मुंबई गरीब रथ एक्सप्रेस अपने सफ़र के लिए तैयार होती है। इस ट्रेन में सैकड़ों लोगों की भीड़ होती है और इसी भीड़ में इसी ट्रेन से प्रीति राठी, उसके पिता और उसकी आंटी भी मुंबई के लिए रवाना होते हैं। ये सफ़र करीब 1200 किलोमीटर का था और इसी बीच प्रीति और उसके पापा इतने ज़्यादा खुश थे कि जिसका कोई जवाब ही नहीं। और खुश हो भी क्यों ना, कई साल की कड़ी मेहनत के बाद प्रीति ने एक नौकरी पाई थी और वो भी सरकारी नौकरी। जिस ट्रेन में प्रीति मुंबई के लिए जा रही थी उसी ट्रेन में एक नौजवान लड़का अपने चेहरे पर सफ़ेद कपड़ा बांधकर बैठा होता है। उस लड़के की नज़रें लगातार प्रीति के ऊपर थी और वो दिल्ली से ही प्रीति को फॉलो करते हुए आ रहा था और अपनी वारदात को अंजाम देने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहा था। प्रीति और उसके पापा को इस बात की जरा भी खबर नहीं थी, क्योंकि वह लड़का अपने आप को छुपाते हुए एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे और दूसरे से वापस प्रीति वाले डिब्बे में आ जाता। प्रीति रास्ते में 1-2 बार वॉशरूम के लिए भी उठती है, लेकिन वो लड़का कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि वॉशरूम के आसपास भी लोगों की काफ़ी भीड़ होती है और वो लड़का सोचता है कि अगर मैंने यहाँ पर कुछ किया तो चलती ट्रेन से कूद भी नहीं पाऊंगा और लोग मुझे पकड़ लेंगे। इसलिए वो प्रीति के मुंबई पहुँचने तक का इंतजार करता है। अगले दिन 2 मई को सुबह के 7:55 पर प्रीति का इंतजार और सफ़र दोनों खत्म होते हैं और वो पहुंच जाती है मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर। 16 घंटे तक चले इस सफ़र के दौरान वो शख्स अब भी उस पर लगातार नज़र बनाए हुए था, लेकिन प्रीति और उसके पापा और आंटी इस बात से बिल्कुल बेखबर और अनजान थे कि उनका कोई दिल्ली से पीछा करते हुए मुंबई तक पहुँच चुका है। खैर, मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर पहुँचने के बाद प्रीति, उसके पापा और आंटी तीनों ट्रेन से नीचे उतरते हैं और प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि मुंबई का बांद्रा रेलवे स्टेशन काफ़ी बड़ा स्टेशन है और इसीलिए वहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। और इसी बीच प्लेटफॉर्म पर प्रीति के पापा और आंटी आगे आगे और प्रीति उनके ठीक पीछे पीछे करीब 1 मीटर की दूरी पर चल रही होती है। तभी अपने चेहरे पर सफ़ेद कपड़ा बांधे हुए वही लड़का जो ट्रेन में प्रीति का दिल्ली से पीछा करता हुआ आ रहा था, वो प्रीति के ठीक पीछे पीछे चलने लगता है और अचानक से अपना बायां हाथ प्रीति के दाएं कंधे पर रखता है। जाहिर सी बात है, प्रीति मुड़कर देखने लगती है कि आखिर कंधे पर हाथ किसने रखा, लेकिन वो देखने के लिए मुड़ने ही लगती है कि उतने में ही वो लड़का अपने दाएं हाथ से पकड़े हुए एक डिब्बे से प्रीति के चेहरे पर कुछ छिड़कता है और छिड़कते ही वहाँ से भाग निकलता है। कुछ ही सेकंड्स में प्रीति के पूरे चेहरे और पूरे बदन में बहुत ही तेज जलन होने लगती है। इस दौरान उस चीज के छींटे प्रीति के पापा और आंटी और बगल में चल रहे 2 अनजान पैसेंजर्स समीर और सलमान पर भी उड़ जाते हैं। प्रीति जोर जोर से चीखने लगती है। उसकी आंखें बंद थी और उसे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। उसके पूरे जिस्म से धुआं निकल रहा था और चमड़ी भी जल रही थी। यह देखकर प्लेटफॉर्म के चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और वो मंजर इतना खौफनाक था कि वहाँ पर मौजूद जिसने भी उसे देखा वो दंग रह गया। इसके बाद प्रीति के पापा और बाकी लोग मिलकर प्रीति को पास ही के हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ मौजूद डॉक्टर प्रीति को देखते हैं और पता चलता है कि प्रीति की एक आंख पूरी तरह से जलकर खराब हो चुकी है और दूसरी आंख पर भी गहरा जख्म है। उसकी जुबान भी काम नहीं कर रही थी, इसलिए वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। उसके पूरे शरीर का काफ़ी हिस्सा जल चुका था और उस पर जो चीज़ डाली गई थी वो और कुछ नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि तेजाब था।
डॉक्टर्स भी ये सब देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से प्रीति की हालत और उसका चेहरा एसिड अटैक की वजह से खराब हुआ था, वहाँ पर मौजूद किसी ने भी ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ तक कि उसके माँ बाप भी उसका चेहरा देखकर डर गए थे। इधर प्रीति जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही थी। साथ ही उसके जहन में कई सारे सवाल भी थे, लेकिन उनका जवाब किसी के पास नहीं था। प्रीति को कुछ मिल रहा था तो वो सिर्फ तसल्ली कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असल में उसके साथ कुछ और ही हो चुका था। इधर मुंबई पुलिस भी अपनी जांच में लग जाती है कि दिल्ली से नौकरी के लिए मुंबई आई एक अनजान लड़की पर किसी ने इतना बड़ा एसिड अटैक क्यों किया। लेकिन तमाम जांच के बाद भी उनके हाथ सिर्फ निराशा के अलावा कुछ नहीं लगता। हॉस्पिटल में प्रीति की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। बेहतर इलाज के लिए उसे मुंबई के अलग अलग अस्पतालों में दिखाया जा रहा था, लेकिन फिर भी उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। इस बीच जब प्रीति का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था तो इलाज के दौरान प्रीति बोल तो नहीं सकती थी, इसलिए वो अपने पापा से पेन और एक कागज़ मांगती है। जब उसके पापा उसे पेन और कागज़ देते हैं तो उसमें कुछ लिखती है। और दोस्तों, प्रीति जो कुछ भी उस कागज़ में लिखती है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो सब सुनकर आपका दिल जरूर रो उठेगा। प्रीति लिखती है कि मैं ट्रेन से जैसे ही उतरी, मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा और मेरे ऊपर अचानक किसी ने कुछ फेंका। मुझे नहीं पता वो कौन था और कैसा दिखता था। इसके बाद मेरे चेहरे पर बहुत ही तेज जलन हो रही थी। मैंने तो किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आज 13 तारीख है और आज मैं अपनी जॉब ज्वाइन कर लेती। मैंने अपनी नौकरी के लिए बहुत मेहनत की थी और अब तो शायद मेरी नौकरी भी मेरे हाथों से चली गई। इधर डॉक्टर्स भी मुझे कुछ नहीं बता रहे हैं कि मैं कब तक ठीक हो जाऊंगी। मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। यहाँ सोते सोते मेरा टाइम भी नहीं कटता। पता नहीं कब छुट्टी होगी और मैं घर वापस जाऊंगी। अब तो डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि मेरा आई ट्रांसप्लांट करना होगा, और जब तक मैं चेहरे से पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, मेरा आई ट्रांसप्लांट करना भी पॉसिबल नहीं है। पापा मुझे निक्की और तनु की भी पूरी सिक्योरिटी करवानी है। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो उनके साथ भी हो। दोस्तों, प्रीति खुद भी अब समझने लगी थी कि शायद वो अब ठीक नहीं होने वाली। 22 मई को डॉक्टर्स बताते हैं कि प्रीति के दोनों फेफड़े लगभग खराब हो चुके हैं और 31 मई को प्रीति की एक किडनी भी काम करना बंद कर देती है। और आखिर में 1 जून को करीब 1 महीने के बाद प्रीति की मल्टी ऑर्गन फेल्यूर की वजह से मौत हो जाती है। वही प्रीति जो कई सारे ख्वाब देखते हुए मुंबई आई थी, लेकिन उसे वापस अपने शहर दिल्ली जाना पड़ता है, वो भी ताबूत में बंद होकर। प्रीति की मौत के बाद भी पुलिस उसके साथ इतना बड़ा कुकर्म करने वाले का पता नहीं लगा पाई थी। इस बीच इस केस में 3 नाम निकलकर सामने आते हैं, पवन, सत्यम और अंकुर पवार। और ये तीनों प्रीति के परिवार और पुलिस की नज़रों में शक के घेरे में आ रहे थे, क्योंकि ये तीनों ही प्रीति के दोस्त थे। इसीलिए इनमें से पवन नाम के लड़के पर प्रीति के पापा और पुलिस को ज़्यादा शक जा रहा था। इसीलिए पुलिस पवन से पूछताछ करती है, लेकिन पवन के खिलाफ कोई ठोस सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगते हैं। इसीलिए कुछ दिन की पूछताछ के बाद पवन को इस केस से पूरी तरह से बाहर कर दिया जाता है। इस दौरान जगह जगह पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए जाते हैं और प्रदर्शन भी किए जाते हैं, जिससे कि प्रशासन पर भी दबाव पड़ने लगता है। और अब पूरे देश को प्रीति पर एसिड अटैक करने वाले दोषी के जल्द ही पकड़े जाने का इंतजार था। करीब 2 महीने यूं ही बीत जाते हैं। इसके बाद प्रीति के पिता 5 अगस्त को बॉम्बे हाई कोर्ट तक जाते हैं और प्रीति केस में सीबीआई जांच की मांग करते हैं। और इसके बाद सीबीआई अपनी जांच शुरू करती है। सीबीआई भी कुछ दिनों तक बांद्रा रेलवे स्टेशन पर लगे सभी सीसीटीवी कैमरास को खंगालती रहती है और काफ़ी मशक्कत के बाद सीबीआई को एक सीसीटीवी क्लिप हाथ लगती है। और उस क्लिप में जिस वक्त प्रीति के साथ ये हादसा हुआ था, ठीक उसी वक्त एक नौजवान लड़का प्लेटफॉर्म पर घबराते हुए भाग रहा था। वैसे तो प्लेटफॉर्म पर कई लोग दौड़ भाग करते रहते हैं, लेकिन उस दिन उस लड़के के चेहरे पर नकाब था और वो ऐसे भाग रहा था जैसे कोई उसे देख न ले या फिर पकड़ न ले। बस फिर क्या था, 15 जनवरी 2014 को हादसे के करीब 8 महीने के बाद सीबीआई और मुंबई पुलिस की टीम मिलकर वापस से जांच करने के लिए दिल्ली में ही स्थित प्रीति के घर नरेला जाती है और प्रीति के घर के पास में ही एक पड़ोसी के घर जाकर 23 साल के लड़के अंकुर पवार को उठाती है और पुलिस अंकुर पवार से पूछताछ शुरू करती है। और तब जाकर पूरी सच्चाई सबके सामने आती है कि यह मामला क्या था और इस पूरी घटना को अंजाम कैसे और क्यों दिया गया। दरअसल अंकुर पवार प्रीति का दोस्त और पड़ोसी था और ये दोनों काफ़ी टाइम तक साथ में पढ़ते रहते हैं। प्रीति हमेशा से पढ़ाई में तेज और होशियार थी, वहीं दूसरी ओर अंकुर हमेशा प्रीति से पढ़ने के मामले में पीछे रह जाता था। जब भी प्रीति अंकुर से ज़्यादा मार्क्स लाती थी, अंकुर के घर वाले प्रीति का एग्जाम्पल देकर उसको हमेशा डांटते और चिल्लाते रहते थे। यूँ तो अंकुर भी काफ़ी मेहनत करता था, लेकिन फिर भी वो हर काम में प्रीति से पीछे रह जाता था और हर बार उसको अपने घर से ताने मिलते रहते थे।
लगातार ताने सुनते सुनते अंकुर के मन में प्रीति के लिए नफरत और जलन पैदा होने लगती है। साथ ही साथ कुछ दिन के बाद प्रीति की नौकरी भी लग जाती है, लेकिन अंकुर अब भी अपने दम पर कुछ नहीं कर पाया था और पूरी तरह से बेरोजगार था। प्रीति की नौकरी लगते ही फिर से अंकुर के घर वाले उसे ताने देना शुरू करते हैं, लेकिन अब अंकुर प्रीति और घर में उसके नाम से इतना परेशान हो चुका था कि अब वो कैसे भी करके प्रीति को अपने से नीचा दिखाना चाहता था और सोचता था कि क्यों न मैं प्रीति के चेहरे को ही हमेशा के लिए बिगाड़ दूं, ताकि उसकी जॉब भी चली जाए और उसके बाद कोई भी उसके चेहरे को देखना तक भी पसंद ना करे। और बस फिर क्या था, अंकुर को पता चलता है कि 1 मई को प्रीति ट्रेन से मुंबई जाने वाली है। इसीलिए वो एक दिन पहले ही एक सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल लेकर उसे एक च्यवनप्राश की बोतल में भर लेता है और अपने घर पर बताता है कि मैं कल उत्तराखंड में एक इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ। और अंकुर खुद भी उस ट्रेन में, जिस ट्रेन में प्रीति थी, मुंबई जाने के लिए तैयार हो जाता है। इस दौरान अंकुर मुंबई के लिए कोई टिकट नहीं लेता है ताकि किसी को कुछ पता भी न चले, और किसी तरह खुद को छुपाते हुए अंकुर मुंबई तक पहुंचता है। और जैसे ही उसे मौका मिलता है, प्लेटफॉर्म पर चल रही भीड़ में वो प्रीति के कंधे पर अपना हाथ रखता है और प्रीति जैसे ही पलटती है, वो उसके चेहरे पर पूरी की पूरी तेजाब की भरी बोतल डालकर वहाँ से भाग जाता है। और एक मासूम सी लड़की जिसकी कोई भी गलती नहीं थी, थोड़ी ही देर में उसकी पूरी जिंदगी को तबाह करके रख देता है। दोस्तों, प्रीति तो अपनी जिंदगी की जंग हार चुकी थी, लेकिन उसका कातिल अब सबके सामने आ चुका था। इन सब के दौरान पुलिस भी अंकुर के खिलाफ काफ़ी सारे सबूत इकट्ठे कर चुकी थी, जैसे कि वो सीसीटीवी फुटेज, उसके अलावा 1 और 2 मई के दिन अंकुर के फ़ोन की लोकेशन, और उसके बाद समीर और सलमान के बयान, जिन पर भी एसिड अटैक के दौरान एसिड के कुछ छींटे पड़े थे, और खुद अंकुर का हाथ भी अटैक के दौरान जख्मी हुआ था। और भी अलग अलग सबूत होते हैं जो कि अंकुर को अदालत तक ले जाकर उसे सज़ा दिलाने के लिए काफ़ी थे। इसके बाद मुंबई के ही स्पेशल विमेंस कोर्ट में इस केस की करीब 3 साल तक सुनवाई चलती रहती है और 2016 में कोर्ट अपना फैसला सुनाती है और प्रीति राठी केस में दोषी पाए गए अंकुर पवार को फांसी की सजा सुनाई जाती है। कोर्ट का यह फैसला इतना बड़ा फैसला होता है कि भारत में पहली बार किसी एसिड अटैक के मामले में किसी दोषी को फांसी की सजा दी गई थी। साथ ही साथ फैसला सुनाते वक्त जज एक स्टेटमेंट लिखते हैं और उस स्टेटमेंट में कुछ ऐसा लिखा होता है कि सुनते ही किसी की भी आंखों से आंसू निकल जाए। दोस्तों, जज की लिखी कुछ लाइनें मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जो लाइनें प्रीति के साथ हुए इतने बड़े कुकर्म की कहानी को वाकई में बयां करती है। जज लिखते हैं कि प्रीति अगर 30 दिन तक जिंदा रही तो वो सिर्फ इसलिए कि उसे पता ही नहीं था कि वो कैसी दिख रही है। अगर उसको आंखों से दिखाई देता और वो खुद को आईने के सामने देखती तो शायद वो इतने दिन जिंदा नहीं रहती। साथ ही साथ जज ने यह भी कहा कि उनकी नज़र में एसिड अटैक किसी रेप से भी बड़ा क्राइम है, क्योंकि अगर किसी रेप विक्टिम की बेहतर देखभाल और हौसला दिया जाए तो शायद वो इस दुनिया में वापस अपने आप को जीने के लिए काबिल बना सकती है। लेकिन एक एसिड अटैक विक्टिम के लिए उस चेहरे जिसे देखकर उसके खुद के माँ बाप तक डर जाएं, उसके लिए इस दुनिया में अपने आप को जिंदा रख पाना काफ़ी मुश्किल होता है। साथ ही साथ जज अपना फैसला सुनाते वक्त ये भी कहते हैं कि अगर इस केस में गुनहगार को मौत की सज़ा नहीं दी गई तो शायद प्रीति राठी जैसी विक्टिम के लिए नाइंसाफ़ी होगी और इस तरह अंकुर को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद हाई कोर्ट का फैसला आता है जिसमें अंकुर की मौत की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी प्रीति राठी की। और आज भी जब भी एसिड अटैक की बात होती है तो उन नामों में प्रीति राठी के नाम को सबसे पहले याद किया जाता है। और इस तरह प्रीति को न्याय तो मिल जाता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए एक दर्द भरी कहानी बनकर लोगों के बीच रह जाती है। दोस्तों, भारत में होने वाले एसिड अटैक और उन पर मिलने वाली सज़ा के बारे में आपकी नज़र में क्या राय है? आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं। आज की कहानी में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल क्राइम एक्सपोज को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी ही एक सच्ची कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।